बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। फिल्ट्रेशन हम पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, सब्लिमेशन हम पढ़ चुके हैं। अभी फोर्थ टॉपिक है एफएससी फर्स्ट ईयर चैप्टर सेकंड का। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन नाम से जाहिर है एक्सट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को निकालना, ठीक है, टू गेट समथिंग आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकाल देना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इन शॉर्ट क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लें। तो बुनियादी तौर पर अच्छा इसके देखें दो हिस्से होंगे। एक तो मैं ये एफएससी लेवल पे करा रहा हूँ, इसका पार्ट बी में कराऊंगा, उसमें थोड़ा एडवांस बात होंगी जो बीएस और मास्टर लेवल वालों को हेल्प करेगी वो। तो ये समझ लीजिए हमारे पास क्या है, पार्ट ए में करा रहा हूँ। बुनियादी तौर पर ये प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक भी कहते हैं, आइसोलेशन टेक्निक भी कहते हैं, और इन शॉर्ट सा की क्या है, ये एनालिटिकल टेक्निक्स तो है ही हैं। तो प्यूरिफिकेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक, आइसोलेशन टेक्निक, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, और इन तीनों को जगह एनालिटिकल टेक्निक भी हम कह सकते हैं। ये टेक्निक ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको मिली 1940s में, और फिर उसके बाद आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको बहुत ज़्यादा 1960s में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया माइनिंग पर्पसेस के लिए। तो बुनियादी तौर पर शुरू में ये काम करने के लिए, माइनिंग के लिए जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पे यूज़ करते थे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और भी है, पहले भी बता चुका हूँ मैं, थोड़ा फिर बता दूँ कि जो फिज़िकल टेक्निक्स हैं, जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हैं, जब हम ये देखते हैं कि फलां प्रॉब्लम है, ये अमूमन हमें प्रॉब्लम होती है लैब में, ठीक है, या ज़रूरत होती है हमें। अच्छा जब ये हो गया है, इसको इस चीज़ में से अलग करना है, निकालना है, साफ़ करना है, प्यूरिफाई करना है, खालिस बनाना है, ठीक है, ये इस तरह के लैब सिंथेसिस में अमूमन मसाइल होते हैं। तो जो मिक्सचर होता है जिससे हमने उस चीज़ को निकालना होता है, प्यूरिफाई करना होता है, अलग करना होता है, हम देखते हैं कि वो किस तरह का मिक्सचर है, उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, यानी जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, वोलेटिलिटी है, पोलैरिटी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कब सब्लिमेशन यूज करें, क्रोमेटोग्राफी करें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करें, क्या करें हम, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट यूज करें, ठीक है, फिल्ट्रेशन करें या सब्लिमेशन करें, जो भी है। इसी तरह केमिकल रिएक्टिविटी भी देखते हैं, उसकी एसिडिटी देखते हैं, उसकी बेसिसिटी देखते हैं हम, ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें। उसी तरह थर्मल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं, क्योंकि बहुत से प्रोसेस ऐसे हैं प्यूरिफिकेशन सेपरेशन के जहाँ हमें हीट भी करना पड़ता है, और बिलफर्ज कंपाउंड ऐसा है कि जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हीट कुछ कंपाउंड होते हैं, हीट लेबाइल होते हैं, हीट इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं टूवर्ड्स, और कुछ लेबाइल होते हैं, तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो ये भी देखना होता है। इन सारी चीज़ों को, यानी फिजिकल, केमिकल और थर्मल, उसके पैरामीटर्स को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं अब इसके लिए कौन सा तरीकाकार हम इख्तियार करें। तो यहाँ पे भी जो हम चीज़ देखते हैं, अमूमन यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, इसकी टाइप्स भी हैं। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूँ कि जो इसकी टाइप्स हैं एक्सट्रैक्शंस की, वो मेनली जो टाइप्स हैं, देखिए एक तो ये बैच प्रोसेस भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है, याद रखिए, बैच भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। ये मैं थोड़ा एडवांस जो टॉपिक है सेकंड पार्ट उसमें बताऊंगा मैं। सिंगल स्टेज भी होता है, मल्टी स्टेज भी होती है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और इसके अलावा हमारे जो है लिक्विड सॉल्वेंट की सॉल्यूट की बेस पे लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी है, लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन भी है। हमारे सिलेबस में जो है वो ये है, ठीक है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है। इसके आगे फिर टाइप्स हैं, तकरीबन 4 टाइप्स हैं इसकी। सॉल्वेटिंग एक्सट्रैक्शन है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन, कैटायनिक एक्सट्रैक्शन है, एनायनिक एक्सट्रैक्शन है, चिलेट भी कहते हैं, ब्रिटन अमेरिकन का फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। तो ये आगे 3 टाइप्स की है। ये लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन तो हमारे सिलेबस में ये है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, और हमारे सिलेबस में बैच वाला हम करेंगे, ठीक है, और सिंगल स्टेज। ये एफएससी में है, सिंगल स्टेज है, बैच है, और लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, और इसमें भी सॉल्वेटिंग वाली जो है ना वो हम इसमें करेंगे। तो इसकी बहुत सी क्या हैं टाइप्स होती हैं।
अच्छा, अब इन चीज़ों को, इन ये जो है बॉयल सेपरेटिंग प्यूरिफिकेशन के लिए फिजिकल पैरामीटर्स हैं, केमिकल पैरामीटर्स हैं, थर्मल पैरामीटर्स हैं, तो इनको देखते हुए तो जो प्रॉब्लम होता है हमें, प्रॉब्लम ये होता है कि एक चीज़ है, फर्ज करें हम जो हमारे सिलेबस में इसी को देख लेते हैं, मतलब तो बहुत वसी फील्ड है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसी में, तो हम एफएससी के लिहाज से देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें हमारे पास ये एक, ठीक है, लिक्विड है और इसमें एक सॉलिड मौजूद है, ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें से हमने इस सॉलिड यानी इस सॉल्यूट को निकालना है। अब इस जो ये यहाँ पे सॉलिड है, जो सॉल्यूट है, इसके अंदर इसमें दो बातें हैं, एक तो ये वोलेटाइल है और थर्मली अनस्टेबल है। थर्म के लिहाज से ये क्या है, ये अनस्टेबल है। ये दो बातें हैं, हमने इसीलिए ठीक इस टेक्निक को सेलेक्ट किया। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम ये है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें एक सॉल्यूट मौजूद है, ठीक है, वो सॉल्यूट वोलेटाइल भी है, थर्मली अनस्टेबल भी है, तो इसको, ठीक है, हमने इसलिए इसको सेलेक्ट किया है। तो ये पैरामीटर्स को देखते हुए ये टाइप्स आ गए। अच्छा, अब इसके लिए चूंकि हमारे सिलेबस में क्या है, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है और उसमें से भी क्या है हमारे पास, सॉल्वेटिंग एक्सट्रैक्शन है, तो हमने किसी सॉल्यूट को ज़हर सेलेक्ट करना है, तो वो जो सॉल्यूट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उस सॉल्यूट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें नज़र रखनी हमने। एक तो ये है कि वो सॉल्यूट क्या हो, हाई एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटी हो उसमें, मैं अभी दोबारा भी थोड़ा बताऊंगा इसको, सिलेक्टिव हो, ठीक है, यानी बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट होते हैं, वो सिर्फ उसी चीज़ को निकाल के ले जो हमें चाहिए, और इमिसिबल हो, सॉल्वेंट ऐसा हो जो फर्स्ट सॉल्यूशन के साथ मिक्स ना हो, ठीक है, सफिशिएंट डिफरेंस, डेंसिटी का डिफरेंस हो, डेंसिटी का डिफरेंस होगा तो सेपरेट लेयर्स बनेगी, फिर हम सेपरेटिंग पनल के जरिए से उसको अलग कर सकते हैं। लो विस्कोसिटी हो, ठीक है, अमूमन ये उस वक्त कहते हैं हम कि जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हो, ये कोई और भी होता है क्योंकि ये फ्लो टेक्निक है, तो फ्लो टेक्निक में हम क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, तो लो विस्कोसिटी हो, नॉन टॉक्सिक हो, चीप हो और केमिकली इनर्ट हो। ये फिजिकल टेक्निक है, सेपरेट करना है, केमिकल रिएक्शन ना हो, नई चीज बन जाएगी, नई चीज है, जितनी भी प्रीशियस कीमती बन जाए, हमें उससे कोई गलत नहीं है, ये एनालिसिस में इकोनॉमी नहीं होती, रिजल्ट्स की अहमियत होती है। तो इसलिए ये बातें हैं सॉल्वेंट को चूज करते हुए। अच्छा, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्ट होता है, वो दो बातें होती हैं, या तो उस चीज को निकालें, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से दो काम कर सकते हैं, या तो हम उस सॉल्यूट को निकालते हैं वहां से, या आप उस जो सॉल्यूशन है उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, या सॉल्यूशन को आपने कंसंट्रेट करना हो या किसी चीज को निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, आइसोलेशन है या कंसंट्रेट एनालाइट। एनालाइट कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन है, जो सॉल्यूट जिसको आप फोकस किया हो आपने निकालना है, या तो उस सिचुएशन को कंसंट्रेट कर दें या उसको जैसे निकाल दें, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये बातें होनी चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं किसके लिए, ठीक है, आइसोलेट करने के लिए, निकालने के लिए। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसको देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ए लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ये जो हमारे लिक्विड एक्सट्रैक्शन इज ए टेक्निक, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जब हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में, ये इक्विलिब्रियम का प्रोसेस होता है, ठीक है, यूज्ड टू आइसोलेट, टू गेट समथिंग, टू सेपरेट, अलग करना, प्यूरिफाई करना, ठीक है, ए लेस सॉल्युबल सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट जो निकालने जा रहे हैं वो उसमें लेस सॉल्युबल है, उसको निकालने के लिए, ठीक है, कैसे निकालते हैं, फ्रॉम ए सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में मौजूद है वो सॉल्यूट, बाय शेकिंग, उसके साथ मिक्स कर दें, ऊपर से ऐड कर दें, पोर कर दें, क्या कहते हैं इसको, पोर कर दें, क्या, एक और सॉल्वेंट। अच्छा, अब जिसको हम भेज रहे हैं कि वो सॉल्वेंट जाओ उसको निकाल के ले आओ, तो क्या होता है, अब वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, ये हम प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसमें से डेफिनेशन में दो लिख दिए हैं, क्या, कि विद अदर इमिसिबल सॉल्वेंट, एक और सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें आप डालें ऊपर से, उस फर्स्ट के साथ क्या हो, इमिसिबल हो, और ठीक है, which has more solubility या affinity for the solute, ठीक है, कि जिसको भेज रहे हैं
कि जाओ उसको निकाल के लाओ, उसका उसके साथ मिजाज मिलना चाहिए। ठीक है, अमूमन वैसे ऐसा होता है कि बाज़ बार कहीं पे कोई नाराज़गी हो तो किसी को हम भेजते हैं मनाने के लिए, तो देखते हैं कि यार इसके किसके साथ ताल्लुक अच्छा है, किसके साथ इसकी बनती है, अगर उसके साथ बनती है जाओ भी तुम उसकी तरह बना के ले आओ, उसके साथ चूँकि मिजाज मिलता होता है वो उसको ले आता है। इसी तरह ठीक है, आप उस बंदे को भेज दें जिसके साथ उसकी पहले लड़ाई हो, मुखालफत हो, मिजाज ना मिलती हूँ, अपोजिट हूँ, तो फिर तो नहीं पॉसिबल। इसी तरह यहाँ पे भी हम जो ऊपर से भेजते हैं सॉल्वेंट को कि जाओ भी उसको लेके और निकाल लो उसमें से, तो वो एक क्या वो अलहदा अपनी शनाख्त रखे, अलहदा लेयर बनाए और उसके साथ उसका मिजाज मिलता हो, यानी वो पोलर है तो सॉल्वेंट भी पोलर हो, वो नॉन पोलर है सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर हो, लाइक डिसॉल्व लाइक उस पे। तो क्या है ये लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन? एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, प्रॉब्लम होता है कि ये प्रॉब्लम है हमारे पास, इसमें एक सॉल्यूट मौजूद है, ये सॉल्यूट मौजूद है, हम इस रेड स्पॉट्स में इसको हम निकालना चाहते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर से ठीक है एक और सॉल्वेंट इसमें ऐड करें, वो जो सॉल्वेंट ऐड करें वो सेपरेट लेयर बनाए, वो सेपरेट लेयर बनाए। इसकी लेयर क्या है? ये सेपरेट लेयर है, ये सेपरेट लेयर है, और ये अगर नॉन पोलर है तो ये भी क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। उसकी एफिनिटी उस तरफ, एफिनिटी का मतलब माइल होना, उस तरफ माइल हो, ठीक है, तो माइल होगा तो उसको क्या करेगा? अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन है। पहले भी तीन चार टेक्निक जो पढ़ चुके हैं उसमें बता चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, और हर टेक्निक इसी असूल पे काम करती है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की जो प्रिंसिपल है वो है नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। क्या है? नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अभी एग्जांपल जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फिर सुनने क्या है? एक्सट्रैक्शन किसी सॉल्यूट को निकालना सोल्यूशन में से, सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट को यूज करते हुए। वो सॉल्वेंट कैसा हो, बहुत सी बातें उसमें हैं, ये होनी चाहिए, लेकिन दो बातें जरूरी, क्या कि वो फर्स्ट जो सोल्यूशन है उसके साथ मिक्स ना हो, अलग लेयर बनाए, और सेकेंडली जो सॉल्यूट है उसका एडेड सॉल्वेंट के साथ मिजाज मिलता हो, उसमें वो सॉल्युबल हो, एफिनिटी उसकी ज्यादा हो उसमें। ठीक है, तो ये बातें आ गई। अब इसमें देखें कि प्रॉब्लम देखें, चले होता ही है अमूमन लैब जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, ठीक है, तो लैब में हम प्रिपरेशन करते हैं, तो सिंथेसिस करते हैं, तो जो प्रोडक्ट होती है अमूमन जो हमारी प्रोडक्ट होती है वो एक्वा सोल्यूशन होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सॉल्वेंट एक्वा यूज करते हैं, चीप सॉल्वेंट होते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होते हैं, सस्ते होते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज करते हैं? ये एक्वा सोल्यूशन में वो प्रोडक्ट होती है। अब देखें कि अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ये खुद देखें कि लैब प्रिपरेशन की आपने, ये एक्वा सोल्यूशन है। एक्वा सोल्यूशन जो है इसमें जो हमने प्रोडक्ट भी इसमें मौजूद है, पानी भी है, ये H2O है, इसमें एक्वा सोल्यूशन है, प्रोडक्ट आपके पास से फॉर एग्जांपल नॉन पोलर है। आयोडीन की एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई है, हम वही ले लेते हैं, आयोडीन है, ये नॉन पोलर है, अब पानी से मौजूद है। अब ये मिक्सचर है नॉन पोलर और पोलर का, नॉन पोलर और पोलर का मिक्सचर है। ठीक है, ये सोल्यूशन है मौजूद है यहाँ पे। इस सोल्यूशन में से हमने किसको निकालना है? नॉन पोलर को। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें क्या प्लस करेंगे? कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें निकालना है ना, तो हम सॉल्वेंट जो डालेंगे वो भी क्या होगा? नॉन पोलर होगा, वो इसमें से निकाल के ले आएगा। ये हमारे पास क्या है? प्रॉब्लम है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, सिस्टमैटिक जब बना लेते हैं, ये हमारे पास, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन है, ये इसमें आयोडीन मौजूद है। ठीक है ये बात। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम देंगे सेपरेटिंग फनल लेंगे। ठीक है, इसका नाम होता है सेपरेटरी, सेपरेटिंग कहते हैं, एक्चुअली होता है सेपरेटरी फनल कहते हैं इसको। इसको ले लेंगे, ठीक है, इसको इसमें पोर कर देंगे हम, इसको कहते हैं पोर। ठीक होगी ये बात, ये पोर कर देंगे इसमें से। ठीक है,
तो ये चीज़ आपके पास यहाँ तक आ गई, ये आपके पास ठीक है एक्वस सोल्यूशन है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से आपने इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए, इसकी नेचर को मद्देनजर रखते हुए, इन प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमने क्या किया, इसमें से फॉर एग्जांपल CCl4 ये नॉन पोलर है, आयोडीन भी नॉन पोलर है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जो इसमें भी क्या करना है, सेपरेट लेयर बनानी है, तो क्या कर देंगे, ये नीचे यहाँ से पहुँच गए, या सॉल्वेंट ऊपर से ठीक है CCl4, ये सॉल्वेंट जो है CCl4 ये नॉन पोलर नेचर में ऐड कर दिया है। इसमें जो आयोडीन मौजूद है ये भी क्या है, नेचर में नॉन पोलर। ठीक है, लेयर भी कैसा बनाएगा, और आयोडीन इसमें हाल भी होगा क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, ये भी क्या है, ये नॉन पोलर है। तो अब आप इसको इस तरह है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, मैं हल्का सा फर्ज करें कि जी से फॉर एग्जांपल ये हमारे ये एक्वा सोल्यूशन है, से फॉर एग्जांपल ये एक्वा सोल्यूशन है, ऊपर से हमने ये CCl4 को डाल दिया है। ठीक है, अच्छा अब ये देखें कि ये आपको सामने नजर आ रहा है, ये देखें ये अलग लेयर बन गई है। ठीक, अच्छा ये इसको कैप कर देना है। ठीक है, इसको स्टॉपर भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा ये भी आपके पास स्टॉपर मौजूद है। अब ऐसा करना है आपने, इसको ये इसमें ये आपको फीड सॉल्यूशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फीड सॉल्यूशन। ये फीड सॉल्यूशन है जिसमें आयोडीन मौजूद है, ऊपर से एडेड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो आपके पास देखें, गौर से देखें, ये ज्यादा है एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ज्यादा है। कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। जो ऊपर से सॉल्वेंट ऐड किया आपने वो कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। फीड सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन जिसमें कोई चीज पहले से मौजूद है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट मौजूद है, और ऊपर से जो सॉल्वेंट ऐड करते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए वो 1/3 होना चाहिए, इसका 1/3, ये 2/3, ये 1/3। ठीक हो, ये बात। अब आपने इंडेक्स फिंगर ये यहाँ पे रखनी है, इसको इस तरह पकड़ना है, ये इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे रखना है और इसको उल्टा देना है आपने। ठीक है, इसको शेक करेंगे, इस तरह शेक करेंगे और फिर इसको खोलेंगे। इसमें जो प्रेशर होगा, वेंट गैसेज होंगी, वो रिलीज हो जाएगी, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर इसको आप शेक करेंगे, फिर इसको आप ठीक है खोलेंगे, इसको खोल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर इसको शेक करेंगे। ठीक है, फिर इसको आप खोलेंगे, तो 3-4 दफा। अब इससे 2 काम, एक तो इनसाइड प्रेशर रिलीज हो जाएगा और दूसरा इसमें ये होगा कि आप शेक करेंगे। शेक करने से ये होगा, मिक्सिंग होगी, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ने से जो चांसेस हैं वो ट्रांसफर के आयोडीन के CCl4 लेयर में या ऑर्गेनिक लेयर जो भी है, ईथर भी यूज कर सकते हैं, ईथर लेयर में भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली लैब में ईथर यूज करते हैं, इसलिए कि ईथर मोस्टली सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देता है। ईथर वोलेटाइल भी है, इजीली मतलब ये है कि उसको इवेपोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और वोलेटाइल है, इस बेस पे मोस्टली सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, लैब में अवेलेबल होता है, तो इसलिए ज़्यादा ईथर मोस्टली यूज करते हैं। तो इस तरह आपने ये प्रोसेस करना है। अच्छा, अब इसमें चूंकि आयोडीन यहाँ मौजूद है, तो अब ये ऊपर जब मिक्स करेंगे तो ये रास्ता तो यहाँ तक है, तो यहाँ पे जो आएंगे वो इधर चले जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे टकराएंगे तो उनको पता चलेगा हाँ भाई ये CCl4 है, हमारा मिजाज इसके साथ मिलता है, हम चले जाएं। जो यहाँ मौजूद है उनको तो खबर नहीं है ना, वो यहाँ मौजूद है। तो जो यहाँ आग हिट करेंगे मूव करते हुए रैंडमली, लिक्विड के मॉलिक्यूल है, लिक्विड ठीक है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल भी लिक्विड के साथ मुसलसल कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, तो यहाँ टकराएंगे तो उनको पता चलेगा ना कि यहाँ पे तो वो ट्रांसफर होंगे। तो इसलिए चांसेस ऑफ ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा 2 डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट लेयर डिफरेंट है, दोबारा अलग हो जाएंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, लेकिन फिर अलग ये सेपरेट लेयर। देखिए मैंने मिक्स किया था ना, अब देखिए फिर अगेन ये देखिए अगेन ये सेपरेट लेयर बन गई है, मैंने मिक्स किया था फिर सेपरेट है। तो इसी तरह हाँ बताइए होता है, एरिया कॉन्टैक्ट बढ़ने से सॉल्यूट के ट्रांसफर के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज एहतियात में हम ये भी करते हैं यहाँ पे कि हम इसमें आयोडीन है ना, तो जो चीजें याद रखें इनसॉल्युबल होती हैं वो किसी लिक्विड में उनका रुझान
नीचे की तरफ होता है। हम तो चाह रहे हैं कि आयोडीन ऊपर मूव करे, टकराए तो शिफ्ट हो, तो इस चीज को ये हम पोटाशियम आयोडाइड थोड़ी मिकदार में डालते हैं। तो पोटाशियम आयोडाइड आयनिक है एक्वा सॉल्यूशन में, जिसने आयनाइज हो जाना है, तो ये आयोडाइड और आयोडीन मिलकर क्या बना देंगे, ठीक है, ट्राई आयोडाइड आयन बना देंगे। ठीक हो गई ये बात। तो ये इक्विलिब्रियम में होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये देखिए कि ये नॉन पोलर है, ये आयनिक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, सॉल्युबिलिटी इसकी बढ़ गई, तो ये मूव करता रहेगा बॉटम की तरफ। ये नहीं है कि बॉटम की तरफ इसका रुझान ज्यादा होगा, ये ऊपर भी मूव करेगा क्योंकि पूरी लिक्विड में, ठीक है, ये मूव कर सकता है एक्वा सॉल्यूशन में, इसके फेरेटिस के साथ मिलती है पानी के साथ, तो पानी लेके इसको घूमते रहेंगे हर जगह। तो जब यहाँ टकराएंगे तो जैसे ही यहाँ पे ये है I3 नेगेटिव, जैसे ही इसने हिट किया यहाँ पे, तो यहाँ से आयोडीन, इधर आयोडीन आ जाएगा, तो यहाँ पे आयोडाइड रह जाएगा। सैल्यूट की अमाउंट फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे कि जी यील्ड इसमें बढ़ सकती है, नहीं, आयोडाइड वैसे ही जैसे ही इस टकराए का हिट करेंगे, इसमें आयोडीन शिफ्ट हो जाएगी, आयोडाइड फिर यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह इससे हम क्या करते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड डाल के, तो हम इसको ट्रांसफर जो है, चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, रिजल्ट एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। अब इसमें किसी भी प्रोसेस के लिए इफेक्ट जो होता है डिपेंड करता है, वो परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है, या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं, वो क्या कहता है कि जो प्रिंसिपल इसका है, ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ये लॉ ये कहता है कि ए सॉल्यूट distribute itself between two immiscible layers in a constant ratio, ठीक है, irrespective कतई नजर इसके ऑफ दी कि कितनी अमाउंट है ऑफ सॉल्यूट एडेड, ठीक है। तो इस तरह ये इस लॉ पे क्या करते हैं, ये बेस करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पे, कितनी अमाउंट है। तो वो फर्ज करें कि अगर हम कहते हैं कि ये से फॉर एग्जांपल चल 45 ग्राम है, ठीक है, उसके बाद 30 ग्राम है, 27 ग्राम है, 24 ग्राम है, तो फर्ज करें कि से फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये एक बीकर है, आप समझने के लिए देख रहे हैं, ये दो लेयर्स हैं, यहाँ पे H2O है, यहाँ पे ईथर है, से फॉर एग्जांपल ये दो अलग अलग लेयर्स हैं। अब मैं इसमें अगर 45 ग्राम डालता हूँ आयोडीन से फॉर एग्जांपल इसमें, तो 45 में से जो 30 ग्राम है वो यहाँ पे होगी, 15 ग्राम यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर मैं 20 इसमें 30 ग्राम डालता हूँ तो 30 ग्राम में से 20 ग्राम इसमें रह जाएगी और 10 ग्राम इसमें, ठीक है। और अगर मैं 27 ग्राम डालता हूँ तो 27 में से 18 इस लेयर में, 9 इस लेयर में, 24 ग्राम डालता हूँ तो 16 इसमें, 8 इसमें। अब इन सब का देखें आंसर जो आता है, इन सब का आंसर जो आता है वो 2 आता है, ठीक है। तो अब गौर से देखें कि क्या है, ए सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, ठीक है, ए सॉल्यूट, ये हमारे पास 4 डिफरेंट सॉल्यूट्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ऊपर वाली हम फेज ऑर्गेनिक फेज कह देते हैं, नीचे वाली एक्वस फेज है। तो डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस, टू इमिसिबल लेयर्स इन ए कांस्टेंट रेशियो, ये देखिए कांस्टेंट रेशियो है, इररिस्पेक्टिव कतई नजर इसके कि अमाउंट कितनी है, 45 है, 30 है, 27 है, 24 है। तो ये है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। इसका फायदा ये है, अब यहाँ इसका ये जो प्रिंसिपल है, इसका फायदा ये है
कि फर्ज करें कि जी फायदा इस तरह है कि से फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के पास यहाँ पे ये आईडी मौजूद है, ठीक है, और ये सेम सिचुएशन है, ठीक है, इसमें भी आईडी मौजूद है, इसके पास भी 10 ग्राम आईडी मौजूद है, इसके पास भी 10 ग्राम आईडी मौजूद है। ये स्टूडेंट ए है, ये स्टूडेंट बी है, दोनों को सेम प्रॉब्लम है, दोनों को इसको भी 100 CM3 CCl4 दिया, इसको भी 100 CM3 CCl4 दिया सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब फर्ज करें कि जी आयोडीन दोनों फेजेस में से फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं समझने के लिए कि जनाब 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब इसका जो रिजल्ट था, इसने 5 ग्राम यील्ड है इसकी एक्सट्रैक्ट किया, ये 7.5 ग्राम, इसका रिजल्ट बेटर था। देखिए सेम है, जो इसको अमाउंट दी गई, वॉल्यूम दिया गया, इसको दिया गया सेम है, आयोडीन भी सेम है, प्रॉब्लम सेम है, लेकिन दोनों के वर्किंग में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में फर्क यह है कि इसने बैक वक्त 100 CM3 इसमें CCl4 डाल दिया, उसमें से 5 ग्राम इधर रह गया, 5 ग्राम इधर चला गया, ठीक है। इसने क्या किया, स्टूडेंट बी ने, इसने इसमें से 50 CM3 इसमें ऐड किया। अब 50 में भी उसने क्या किया कि 5 इधर 5 इधर, तो 5 उसको मिल गए। अच्छा, फिर इसने क्या किया कि जब इसने एक्सट्रैक्शन कर ली 5 ग्राम, फिर जो बच गया सॉल्यूशन पीछे बच गया, उसमें दोबारा जिसमें 5 ग्राम बच गए थे ये, ठीक है। अब इसने जो 50 CM3 बच गए थे, इसने इसमें डाल दिए। अब इसमें से 2.5 इधर 2.5 इधर हाफ हाफ हो गए, तो 2.5 इसने निकाल लिए और 5 पहले इसने निकाल लिए थे, तो टोटल कितना हो गया इसमें 7.5। तो इसीलिए ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को बराबर तकसीम कर देता है, जितना मर्जी आप सॉल्वेंट यूज करें, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं, बुक में उसने वर्ड यूज किया है, लाइन लिखी हुई है, रिपीटेड एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कि जब आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉल्वेंट यूज करते हुए, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बेटर होती है, यील्ड ज्यादा होती है, एक्सट्रैक्टेड अमाउंट ज्यादा होती है। इसको सेकंड पार्ट में भी मैं समझाऊंगा उसके साथ मैथमेटिकल, ठीक है, एक्सप्रेशन के साथ कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे अब लास्ट में ये प्रोसेस जब हम कर लेंगे, आयोडीन इसका शेक करेंगे, तो आयोडीन जब इसमें मौजूद होती है सॉल्यूशन में, तो इसका कलर ब्राउन होता है। आयोडीन आहिस्ता जब शेक करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, इसमें शिफ्ट हो जाएगी, तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा ऑर्गेनिक इसमें, ठीक है, ये ट्राइआयोडाइड होता है, ब्राउन होता है, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगी, तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा। फिर आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ये सेपरेटिंग फनल है, सेपरेटिंग फनल के नीचे आप इस तरह, ठीक है, इस तरह बीकर रखेंगे, इसको ऑन करेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे, फिर दूसरा बीकर ले आएंगे, फिर उसको सेपरेट करेंगे, फिर इसको आप अलाउ करेंगे, अमूमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं वो वेपोराइज हो जाएंगे, तो वहां से आप ये निकाल लेंगे। तो केडी जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ये असल में जो चीज इनिशियल टेकन होती है या टोटल होती है, इनिशियल टेकन होती है, वो नीचे लिखी होती है। तो आयोडीन की जो अमाउंट है, ठीक है, एक्वास्फीयर में कितनी है इन द फॉर्म ऑफ, तो वो हम नीचे लिखेंगे, और आयोडीन हमें CCl4 में ऑर्गेनिक फेज में वो ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह आयोडीन को हम क्या करेंगे, निकालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में से। तो ये है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है, बेसिकली सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन टेक्निक है। किसी सॉल्यूशन में कोई ऐसा सॉल्यूट जो लेस सॉल्युबल उसमें है, उसमें से उसको आप निकालना चाहते हैं। अमूमन ये लैब में हमें मसाइल होते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस अमूमन हम वो एक्वा सॉल्यूशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो पानी सस्ता, चीप, ठीक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। लास्ट में जब उस प्रोडक्ट को होती है, उसको निकालना होता है हमने, तो उसको क्या करते हैं, ये टेक्निक यूज करते हैं, वो एक्वा फेज के ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते हैं, वो सॉल्वेंट इमिसिबल होता है, मिक्स नहीं होता, और सॉल्यूट में मोर सॉल्युबल होता है, शेक करते हैं, ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस आ गया। तो इस तरह जब ये सॉल्यूट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, तो कलर चेंज वगैरह से पता चल जाता है। हम फिर इनको यहाँ से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, और बाद में उसको इवेपोरेट करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को अलग कर लेंगे। और ये लॉ किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है।
ये क्या कहता है कि सॉल्यूट अपने आप को दो इमिसिबल लेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कांस्टेंट रेशो में, कतई नज़र के सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। तो इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हम जो सॉल्वेंट हमें मिलता है, जो पड़ा होता है लैब में, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं, ताकि इस तरह रिपीटेड एक्सट्रैक्शन करते हैं, बेटर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी इसमें बढ़ जाती है। तो ये तो था इसमें एफएससी के लिहाज से। यहाँ तक फिर इसके कुछ एडवांस बातें हैं, ठीक है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसको आप तैयार करें, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट को भी आपने देखना ज़रूर है। बाकी वो पीएस और एमएससी वालों के लिए, लेकिन एफएससी वालों स्टूडेंट के लिए कि वो एक नज़र उसको देखें ये ज़रूर, ताकि थोड़ा उनको आइडिया और क्लियर हो जाए।